तो स्वागत है साथियों आप सभी का। तो साथियों आज हम जानेंगे भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत। मतलब में जो भारत का इतिहास हमारे पहला टॉपिक है भारत के इतिहास के बारे में। ये तो हमने पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने वीडियो बना दी थी हड़प्पा सभ्यता की। आप अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे भारत के इतिहास के स्रोत। मतलब भारत के जो इतिहास है उसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। हमें जो हम इतिहास पढ़ते हैं भारत का उसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो भारत के इतिहास के अगर आपको जानना है तो आपको 3 पॉइंट में पढ़ना पड़ेगा। पहला है हमारा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होता है? साहित्यिक स्रोत में जैसे धार्मिक स्रोत, रामायण, महाभारत आदि। साहित्यिक स्रोत में जैसे आप मान लीजिए धार्मिक स्रोत, जो हमारी धार्मिक बुकें जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इन सभी चीज़ों से हमें भारत के इतिहास की हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे अगर आपने रामायण पढ़ रखी हो, महाभारत पढ़ रखी है, तो आपसे पता चल जाएगा कि भारत की इनमें बात की गई है। जैसे हमारे वेद भी हैं, वेद जैसे यजुर्वेद, सामवेद और भी वेद हैं, तो ये भी सब में भारत के इतिहास के बारे में बात की गई है। तो जैसे ही इन सब चीज़ों से हमें भारत के इतिहास की हमें जानकारी मिल जाती है। एक आता है हमारा धर्मांतर स्रोत। धर्मांतर स्रोत में क्या होता है? जैसे भगवान का, इन धर्मांतर स्रोत में भगवान का इसमें कोई फासला नहीं होता। जैसे आपने चाणक्य की बुक सुनी होगी अर्थशास्त्र, उन्होंने कौटिल्य और चाणक्य एक ही थे, आप कंफ्यूज मत होइए। कौटिल्य और चाणक्य एक ही थे। जैसे उनकी बुक थी, क्या नाम था? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र उसमें लिखी थी, उसमें भारत के बारे में जिक्र तो किया था, लेकिन उसमें भगवान के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। इसलिए आप कह सकते हैं साहित्य स्रोत 2 प्रकार के हैं जहाँ से हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। एक है धार्मिक स्रोत जैसे रामायण और महाभारत, और एक धर्मांतर स्रोत जैसे अर्थशास्त्र की चाणक्य और कौटिल्य। ठीक है, ये दोनों ने नाम एक ही है, चाणक्य और कौटिल्य। इनकी बुक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। अगला है हमारा विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण का मतलब होता है जब कोई विदेशी यात्री अपने देश में आता है और तथा फिर वो अपने देश में जाकर वहाँ जाके किताबें लिख देता है। तो इससे पता चल जाए कि वो भारत में आए थे, उन्होंने भारत का भ्रमण किया, भारत कैसा था, उनके बारे में जो उन्होंने किताबें लिखी थी उससे ही हमें भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत मिल जाते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख थे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण यात्री थे, यूनानी से आए थे, उनका क्या नाम था? हेरोडोटस। इन्हें भारत का इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस थे, इन्हें भारत के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे इंडिका के लेखक, इंडिका बुक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। इसमें भारत के बारे में बताया गया था। और अगला है जहाँ से हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब आपको पता ही चल गया होगा। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है? किसमें भारत की जो पुरानी मूर्ति हैं, जैसे कोई भी पुरानी मूर्ति मिल जाती है, जैसे हड़प्पा में कितनी सारी मूर्ति मिली, तो इससे भारतीय इतिहास के हमें जानकारी के स्रोत यहाँ से मिल जाते हैं, पुरानी मूर्ति से। ठीक है। और सिक्के व मुद्रा। सिक्के व मुद्रा में जो पुराने सिक्के होते होंगे, जैसे आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, ये पुराने सिक्के थे, भारत में सबसे पहले चले थे। इन सिक्कों से भी भारत के इतिहास की हमें जानकारी के स्रोत बड़े सारे मिल जाते हैं। तो हमने पढ़ा, ये तो पढ़ लिया कि भारत के इतिहास की हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिंधु सभ्यता, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम आधा पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसको पूरा कवर कर दूंगा। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की अगर आपको तिथि पूछे जाए, सिंधु सभ्यता कब से लेके कब तक थी, तो 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व के बीच में थी। लेकिन आपको इसमें भरोसे नहीं रहना, आपको एक और डेट याद कर लेनी है। 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक, ये भी ऑप्शन में कभी कभार दे दिया जाता है, तो आपको ये दोनों लेके चलनी है। पहली कौन सी तिथि थी? 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व, और दूसरी कौन सी थी? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु सभ्यता को माना जाता है। सिंधु सभ्यता को 2-3 नाम है, जैसे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो जो सिंधु सभ्यता थी ये त्रिभुज आकार की सभ्यता थी। मतलब ये त्रिभुज, जानते होंगे त्रिभुज कैसे बनता है, तो ये त्रिभुज आकार की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी कब? 1921 में की थी। और अगर आपसे इनका पूरा नाम पूछे तो राय बहादुर दयाराम साहनी थे, इनका संपूर्ण नाम था। राय बहादुर दयाराम साहनी इनका क्या था? संपूर्ण नाम था।
और सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण थे। मतलब ये भारतीय, आप एक दिमाग में वो याद कर लीजिए कि सन जॉन मार्शल थे, इन्होंने हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं की थी। इन्होंने क्या किया था, ये भारतीय जो पुरातत्व है इसके मालिक थे। तो इन्होंने दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी, ये बड़े बड़े पुरातत्व को इन्होंने कहा था कि आप जाइए यहाँ पर खोज किए, क्योंकि उन्हें सर जॉन मार्शल को कुछ वहाँ पर वो ऐसी चीज़ें मिली थी जिससे लगता है कि यहाँ पर भी कोई सभ्यता होगी। विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, वो क्या थे, ये पुरातत्व विभाग थे जो भारत का, उसके क्या थे, महानिदेशक थे, जैसे मैंने बता दिए थे। 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने का विधिवत घोषणा की। इन्होंने जब 1921 में जब ये दयाराम साहनी और सन जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के बारे में थोड़ा जाना, तो पता चला ये सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। एक नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे एक नगरीय सभ्यता के नाम से घोषित कर दिया गया था। अब आपका मैं एक डाउट यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। डाउट ये है कि आपको लग रहा हो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो की, ये काफ़ी डाउट रहता है। तो देखिए दयाराम साहनी ने किसकी की थी, सिंधु और हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, रखाल दास बनर्जी 1922 में की थी। ये याद कर लेना, नंबर कभी पूछ लिया जाता है। सिंधु सभ्यता सदैव सभ्यता, सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या था, हड़प्पा सभ्यता सदैव सभ्यता भी कहते थे इसे। सदैव सभ्यता यह नगरीय सभ्यता थी, आपको पता ही होगा। सदैव सभ्यता में केवल 6 स्थलों को ही बड़े नगरों की संख्या दी गई है। जो सिंधु सभ्यता की जब खोज की गई थी उसमें कुछ बड़े बड़े नगर थे, तो उनके बारे में बताइए। जैसे मोहनजोदड़ो एक ये नगर था, हड़प्पा भी था, धोलावीरा था, जैसे आप देख सकते हैं कि धोलावीरा था, राखीगढ़ी था, कालीबंगन था। तो ये सारे जो थे ये बड़े बड़े नगर थे। जो सिंधु सभ्यता में जब खोज की गई तब वहाँ पर ये सारे ये नगर मिले थे। किस में मिले थे, जब सिंधु सभ्यता की खोज की थी तो यहाँ पर ये सारे नगर बड़े बड़े मिले थे। तो यहाँ तक आपको सही में समझ में आ रहा होगा। अब आपको यहाँ से समझना होगा एकदम दिमाग लगा के कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। जब भारत की जब स्वतंत्रता हुई थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर खोजा गया था गुजरात में खोजा गया, क्योंकि गुजरात जो है पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही पड़ता है और जो सिंधु सभ्यता थी वो पाकिस्तान के पास है, तो वहाँ से उनको लगता था कि कुछ अवशेष यहाँ पर मिल जाएंगे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक रूप गुजरात में भी खोजे जाने लगी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ था, मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कितनी बड़ी सभ्यता थी कि इसका अंश पाकिस्तान में भी है और भारत के हरियाणा में भी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता देखो कहाँ कहाँ मिली थी। अब तो पहले पाकिस्तान जो भारत हो तो एक था, लेकिन जब ये आज़ाद हुआ था दोनों देश तो अलग हो गए थे, तो अब अलग अलग देखा जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था, जो कि अब पाकिस्तान में है। और जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी के पास, किसके पास, घग्गर नदी के पास है, जो कि हरियाणा में है, जो कि कहाँ है, जो कि हरियाणा में है। ये आपको दिख रहा होगा, जो कि हरियाणा के पास है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अगर बहुत बड़ा अंग जो है वो पाकिस्तान में है और जो कुछ थोड़ा सा अंग है वो हरियाणा के नदी के पास, कौन सी नदी है, घग्गर नदी के पास है। अभी आप थोड़ा ऐसा एक याद कर लीजिए कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कौन सी नदी के पास मिली थी, रावी नदी के पास मिली थी। और मोहनजोदड़ो कौन सी थी, सिंधु नदी के पास मिले थे। मतलब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता उसी के अंदर ये सारे आ जाते हैं। और जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो थे ये एक नगर थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर थे। लोथल व सुतकोदा में हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह मिले थे। लोथल भी जगह थी। लोथल व सुतकोदा में हड़प्पा सभ्यता के क्या मिले थे, बंदरगाह मिले थे। कहाँ क्या मिले थे, बंदरगाह, ठीक है, जहाँ पर नाव खड़ी रहती हैं। लोथल और सुतकोदा में आप याद कर लीजिए कि लोथल और सुतकोदा में हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह मिले थे। जूते हुए खेत और नक्शीनदार ईंटें, जूते हुए खेत और नक्शीनदार ईंटे का प्रयोग साक्ष्य में कहाँ मिला था, उसका मिला था कालीबंगन में। कालीबंगन में क्या मिला था हमें,
कालीबंगन में हमें जूते हुए खेत मिले थे, नक्शीनदार ईंटें मिले थे, मतलब जो ईंटें होते हैं कभी हड़प्पा सभ्यता में ऐसे ईंटें होते हैं या ऐसे ईंटें होते हैं, मतलब ये नक्शीनदार ईंटें समझ रहे होंगे आप, जो अलग अलग टाइप की ईंटें। तो जूते हुए खेत और नक्शीनदार ईंटें कहाँ मिले थे? कालीबंगन में मिले थे। और बंदरगाह के नाम कहाँ मिला था? लोथल और सोतकुदा में मिला था, सोतकुदा। और जूते हुए खेत और नक्शीनदार ईंटें कालीबंगन में मिले थे। मोहनजोदड़ो में हमें एक स्नानघर भी प्राप्त हुआ था। स्नानघर आप जानते होंगे जहाँ लोग नहाते, स्नानघर भी प्राप्त होता है जिसे सदैव सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत है, जिसका मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर है, मतलब ये यहाँ से इतना बड़ा है, मीटर लंबा है, और 7.5 मीटर चौड़ा है, मतलब इसकी ये इधर इधर की जितनी चौड़ाई है और इतना इतना लंबा है, और 2.43 मीटर गहरा है। तो ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। अग्निकुंड आप जानते हैं जहाँ पर हवन उवन होता है, उसे अग्निकुंड कहते हैं। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। और वो अगर वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? और बंदरगाह थे, बंदरगाह भी हमें लोथल और सोतकुदा से प्राप्त हुए थे। तो लोथल आप याद कर लीजिएगा, लोथल में अग्निकुंड भी मिला था और क्या मिला था? बंदरगाह भी प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिला 3 मुख वाले देवता भी मिले थे। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से भी जब खोजा गया तो वहाँ पर से भी बड़े कुछ प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? वहाँ पर एक पशुपति मतलब 3 मुख वाले पशुपति जी की मूर्ति मिली थी, वहाँ पर मूर्ति मिली थी। उनके चारों ओर हाथी, गैंडे, चीता, एक भैंस विराजमान थे, मतलब उनके चारों ओर हाथी, गैंडे, भैंस और से सारे विराजमान थे। मोहनजोदड़ो में नर्तकी एक कांस्य की भी मूर्ति मिली थी, मतलब मोहनजोदड़ो में, मतलब ज़्यादातर देखा जाए अगर आप मोहनजोदड़ो का पढ़ें पूरा, तो मोहनजोदड़ो में ज़्यादातर भगवानों की मूर्ति मिली गई थी। सबसे ज़्यादा वहाँ पर कौन थे? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, जिनके आसपास हाथी, हाँ, जिनके पास हाथी, गैंडा, ये सारे भगवान के पास होते हैं, ये सारे मिले थे। और मोहनजोदड़ो में नर्तकी मतलब होता है जहाँ लोग नाचते हैं, एक कांस्य मूर्ति भी मिली थी, नर्तकी और एक कांस्य मूर्ति भी मिली थी। ठीक है, तब तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे आने वाले पार्ट 2 में हम पूरा इसका कवर कर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के साथ ज़रूर जोड़ लेना। धन्यवाद।